गुड मॉर्निंग बच्चों। भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कक्षा 8, विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, भाग थर्ड का हम चैप्टर अध्याय फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें भारतीय संविधान। पिछले चैप्टर में हमने संविधान के बारे में पढ़ा था। संविधान के बारे में कुछ टॉपिक पढ़े थे कि संविधान क्या है, संविधान क्यों जरूरी है, संविधान क्यों बनाए जाते हैं। अब इस चैप्टर में हमें संविधान के बारे में कुछ भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में मुख्य बातें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 300 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान बन के लागू हुआ। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय। इस प्रकार ये भारतीय संविधान की कुछ मुख्य बातें हैं। अब हमारे चैप्टर के अनुसार भारतीय संविधान के कुछ आयाम जो दिए हुए हैं। फर्स्ट संघवाद, दूसरा संसदीय शासन पद्धति, थर्ड शक्तियों का बंटवारा, फोर्थ मौलिक अधिकार, 5 जो है धर्मनिरपेक्षता। फर्स्ट संघवाद, इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकार है, केंद्र स्तर पर भी है और पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर भी है। यानी कि हमारे देश में 3 स्तर पर सरकार है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायती राज व्यवस्था। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। यानी कि जो संघवाद है वो हमें यह बताता है कि राज्य जो है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि इसके अंडर में नहीं आते, बल्कि संविधान से भी उन्हें भी अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। यानी हम सब भारत की जो जनता है, ये 3 स्तर पर जो सरकार बनी हुई है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और प्रांतीय स्तर, उसके द्वारा या उनके द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो नीतियां बनाई गई है, इसके अंतर्गत आते हैं। सेकंड है संसदीय शासन पद्धति, यानी सरकार के सभी स्तर यानी केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायत स्तर, इनके सभी स्तर पर जो प्रतिनिधियों का चुनाव है लोग खुद करते हैं। यानी हम भारत की जनता करती है। यानी ये जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, इनका चुनाव भारत की जनता करती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। यानी कि यहाँ भारत का प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। थर्ड शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी हमारी जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा 3 प्रकार से है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका हमें बताती है कि विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने में और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायपालिका है जो न्याय की व्यवस्था है, वही न्यायपालिका कहा जाता है। अब फोर्थ पॉइंट हमारा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार है देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। देश की जो जनता है, उनके जो नागरिक है, उन्हें जो सत्ता अगर मनमाने ढंग से अगर कोई अपना अधिकार लगाती है और उन निरंकुश उसका इस्तेमाल करती है तो उनसे हमें हमारा बचाव करती है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार इस प्रकार से हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार हमें बताता है देश का कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, चाहे वो धर्म, जाति, लिंग भेद के आधार पर हो, लेकिन सभी को समानता का अधिकार है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता का अधिकार है हमें यह बताता है कि देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपना सकता है, या कोई धंधा या पेशा चालू करना चाहता है तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके अलावा और भी स्वतंत्रता जो भारत में दी गई है उन्हें वो
स्वतंत्रता के अधिकार में आती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है कि 14 वर्ष के बालकों को, श्रमिक जो वर्ग है उन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार बचाता है कि उन्हें गाड़ी पर नहीं रखा जाए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें यह कहता है कि हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को अपने अनुसार धर्म अपनाने का अधिकार है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म को अपना सकता है। इस प्रकार ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय या कोई भी समुदाय उसे अपनी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्राप्त होता है। वह अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे उसकी इच्छा हो उस धर्म स्थल स्थापित कर सकता है और अपने सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अनुसार उनका प्रचार प्रसार कर सकता है। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार है नागरिकों के मौलिक अधिकार जो हैं उनका कहीं भी हनन हो रहा है तो वो कानून की सहायता लेकर संवैधानिक उपचार के अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ प्रत्येक नागरिक को धर्मनिरपेक्षता है, यानी कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से अपने धर्म को मानने का अधिकार है। और वह धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दे सकता, यानी सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार। इस प्रकार ये चैप्टर आपका क्लोज होता है और भारतीय संविधान के बारे में मैंने इसमें बताया है और धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेक्स्ट चैप्टर आपका पूरा डिटेल से है, उसमें मैं आगे बताऊँगा।